हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ चुका हूँ आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ये इंतजार खत्म हुआ। अब मैं यहाँ पर आपको क्या करने वाला हूँ, पार्ट 2 अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। इसमें हम आपको हर एक चीजों को डिटेल पे पढ़ाने वाले हैं। उसके साथ साथ जहां पे भी जरूरत पड़ेगी वहां पे हमने एनिमेशन वाले वीडियो भी आपके लिए बना के रखे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी क्या करें, हमारे साथ में थोड़ा सा फीडबैक दें, हमें मोटिवेट करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि इससे हमें भी क्या हो सके, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। और उसके साथ साथ जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सकता है बेटा शेयर करें, ताकि इससे बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हो सके। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मकसद ही है चैनल बनाने का वो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या कर सकूं, हेल्प कर सकूं। तो इस मकसद को पूरा करने में आप मेरी क्या करें, हेल्प करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारे लेसन की तरफ, जो क्या है तवारीस और इर्तिका। तवारीस का मतलब क्या होता है बेटा, विरासत। विरासत क्या होती है, कोई भी चीज जो हमारे बाप और दादा की थी वो हमें क्या हुई, मिली, उसे कहते हैं विरासत। उसी विरासत से बना है तवारीस। कोई भी जेनेटिक चीज है, वो जेनेटिक चीज क्या हुई, हमारे पेरेंट्स से हमारे तक के क्या हुई, मुंतकिल हुई, उसे हम क्या कहेंगे, तवारीस कहेंगे। इर्तिका क्या होता है, इर्तिका है मरहलावार तरक्की। यानी किसी भी इंसान में कुछ गुड क्वालिटीज या बैड क्वालिटीज क्या होती है, पाई जाती है। ये गुड या बैड क्वालिटीज धीरे धीरे करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते जाते वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से मुंतकिल हो जाती है। जैसे कोई इंसान जो है वो पढ़ने में क्या था, धीरे धीरे अच्छा हो रहा था, मतलब उसकी जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन जो है बहुत अच्छी है, उसके पहले वाली जो जनरेशन थी थोड़ी खराब थी, उससे पहले वाली जो जनरेशन थी थोड़ी खराब थी। इस तरह से जेनेटिक क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मैं आपको एकदम डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये चीज होता क्या है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने लेसन की तरफ में चल रहे हैं, जो कि हमारा लेसन क्या है, तवारीस और इर्तिका। तो हम आ जाते हैं हमारे लेसन की तरफ में, जो है तवारीस और इर्तिका, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तवारीसी तब्दीलियां। तवारीसी तब्दीलियां और तवारीस क्या होता है। तो तवारीस मैंने बताया कि कोई भी एक जेनेटिक दूसरे नस्ल से पहले नस्ल में क्या हुए, कन्वर्ट हुए, मुंतकिल हुए, उसे हम कहते हैं तवारीस। जैसे मेरे दादा के अंदर कोई जेनेटिक थे, जो वो जेनेटिक मेरे अब्बा के अंदर मुंतकिल हुए, ये भी तवारीस है। और वही जेनेटिक मेरे अंदर भी मुंतकिल हुए, तो वो भी क्या है, तवारीस कहलाएगा। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, कितनी भी जनरेशन तक के वो चीज क्या होती है, मुंतकिल होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, तवारीस कहते हैं। तो ये जो जेनेटिक है वो कैसे मुंतकिल होता है, तो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर क्या किया, रिसर्च किया। रिसर्च के मुताबिक उन्हें मालूम चला कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम के जरिए क्या होती है, कोई भी जेनेटिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मुंतकिल होती है। लेकिन जब धीरे धीरे इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में क्या की गई, जानकारी निकाली गई, तो उन्हें पता चला कि डीएनए जो होता है, डीएनए ही क्या करता है, किसी भी जेनेटिक को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मुंतकिल करता है, जिसके बारे में हम डिटेल में नीचे पढ़ने वाले हैं। इसकी हकीकत के लिए बहुत सारे क्या किए गए थे, तजुर्बात किए गए थे, और अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किया था, इसके ऊपर रिसर्च किया था, जिनके यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। ये जो जानकारी है 1902 में क्या हुई, शुरू हुई, मतलब इसको क्या हुआ, उरूज हासिल हुआ। और इनके एक साइंटिस्ट हैं मेंडल, जिनके बारे में आपने लेसन 9 क्लास 9 में क्या किया होगा, पढ़ाई किया होगा, कि उन्होंने क्या किया था, अलग अलग तरह के जो मटर थे उनको लिया था, अलग अलग फूलों को लिया था और उनको क्या किया था, क्रॉस कराया था, जिससे उन्हें अलग अलग तरह के फूल और मटर मिले थे। तो ये सारी चीजें जो जेनेटिक के बारे में है वो 92 में क्या हुआ, इसे उरूज पर गया, मतलब काफी ज्यादा उसे मकबूलियत हासिल हुई और लोग उसके बारे में जानने की जुस्तजू में लग गए। अब जब पता चल गया लोगों को कि हाँ डीएनए के जरिए ही क्या होती है, कोई भी जेनेटिक मुंतकिल होती है, तो इस जेनेटिक में बहुत सारी क्या होती है, डिजीज भी होती हैं, बीमारियां भी होती हैं, है ना। तो इन बीमारियों को दूसरी जनरेशन में ना मुंतकिल होने दिया जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीनयाती नुकाइस की रोकथाम के लिए इलाज और हैवानी नबातात की मखलूत नस्लों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, मखलूत नस्लें जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, और खुदबिनी जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनके अंदर ये जेनेटिक क्या हो, ना आए। और ये जेनेटिक नहीं आएगा तो उन्हें ये बीमारियां नहीं होगी, सारे अच्छे जेनेटिक जाए। अभी हर कोई क्या चाहेगा कि उसकी जो न्यू जनरेशन है वो न्यू जनरेशन क्या हो, पहले वाली जनरेशन से अच्छी हो। लेकिन न्यू जनरेशन जो आएगी वो
पुरानी वाली जनरेशन की जो बीमारियां हैं या उनके अंदर जो बैड हैबिट्स है वो सारी चीजों को भी और क्या करेंगे, लेकर आएंगे, है ना। जैसे हम कोई बेबी क्या होता है, बोर्न होता है, तो हम क्या कहते हैं, ये दादा पे गया है, नाना पे गया है, खाला पे गया है, चाचू पे गया है ना, ये सारी चीजें कहते हैं, अम्मी पे गया है, अब्बा पे गया है। तो वो सारी चीजें क्या होती है, जेनेटिक के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रही है, मुंतकिल हो रही है। तो वो सिर्फ और सिर्फ फेस और ये सारी चीजें ही नहीं लेकर आता है, बल्कि इनके अंदर की जो क्वालिटीज होती है वो क्वालिटीज भी इसके अंदर पैदा होती है। ठीक है, ये किसके थ्रू बताया जा सकता है, डीएनए के थ्रू। तो अगर कोई बैड हैबिट है, कोई बैड क्वालिटीज है, तो उसको रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए कुछ खुदबीनी जानदार है या कुछ मखलूत नस्लें हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है और इन चीजों को कम करने की कोशिश की जाती है। अब इसके बाद का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इसमें सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड जो रहेगा वो आरएनए की मदद से क्या करता है, जितने भी अफाल, जितने भी हमारे हिस्से हैं जो काम करते हैं उसके ऊपर ये क्या करता है, काबू रखता है। और उसके साथ साथ ये क्या करता है, इनमें मौजूद जो प्रोटीन है, प्रोटीन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको भी क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करके रखा रहता है। और टाइम टू टाइम ये क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स भी बनाता है। ठीक है, वो प्रोटीन कैसे बनती है, वो प्रोटीन डीएनए जो हमारा है, उस डीएनए की वजह से आरएनए के बेसिस पे क्या होता है, वो प्रोटीन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। अगर हम इसको इजी वे में देखें तो हमारा जो सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डीएनए है ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि डीएनए से हमें क्या मिलता है, एमआरएनए मिलता है। ठीक है, डीएनए क्या करता है, एमआरएनए बनाता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। किसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए के बनने के अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। तो अगर आपको लिखने के लिए आया तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि डीएनए जो है, डीएनए से एमआरएनए बनने के अमल को ही क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा अमल है जिसमें दो धागे वाला जो हमारा डीएनए होता है उसमें से एक धागे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एमआरएनए पर जो डीएनए के धागे होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाने की तकमील को मुकम्मल करते हैं। और इसमें जो होता है डीएनए के पास थायमिन के बजाय एमआरएनए में यूरासिल होता है और ये क्या करता है, पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करता है। इस अमल को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना रहेगा 1 मार्क्स के लिए। इसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है बेटा, एमआरएनए से प्रोटीन के बनने के अमल को ही क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस तरह से होती है बेटा, अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि खलिये के मरकजे में तैयारशुदा एमआरएनए खलिया माए तक के जाता है और वहां तक जाते हुए क्या करता है, डीएनए तक के एक पैगाम लेके जाता है, कोड लेके जाता है। अमीनो एसिड में इसके लिए क्या होता है, एक कोड होता है और हर एक अमीनो एसिड जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। अब अगर हम देखें हमारा जो एमआरएनए होता है इसके पास हजारों तरह का क्या होता है, कोडॉन होता है। इस कोड के मुताबिक ही अमीनो एसिड को क्या करना होता है, फराहम करना होता है। इस कोड के मुताबिक ही क्या करना होता है, अमीनो एसिड को फराहम करना होता है। और ये काम कौन करता है, ये काम करता है टीआरएनए। कौन करता है, टीआरएनए करता है। जिसकी वजह से अगर एमआरएनए के पास जिस तरह का क्या होगा, कोडॉन होगा, उसके ही अपोजिट, उसके ही उल्टा कोडॉन किसके पास होगा, टीआरएनए के पास होगा। और इस अमल को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ये। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा 1 मार्क्स के लिए। क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा कि जो हमारे पास में खलिये के मरकजे में तैयारशुदा एमआरएनए खलिये माए तक जाते हुए डीएनए को एक पैगाम देता है जिसे कोड कहते हैं। इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड के लिए एक कोड होता है। हर एक अमीनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, मिलकर बना होता है, जिसे हम कोडॉन कहते हैं। अब हमारा जो क्या है, एमआरएनए है, इसके पास हजारों तरह के क्या होते हैं, कोडॉन होते हैं। उस कोडॉन के मुताबिक ही उसे क्या करना, अमीनो एसिड फराहम करना। ये किसका काम होता है, ये काम होता है टीआरएनए का। किसका काम होता है, टीआरएनए का। और टीआरएनए के पास में जो कोडॉन होते हैं ये टोटली क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं किसके, एमआरएनए के। इस पूरी मुकम्मल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। इसके बाद है हमारा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, डीएनए से प्रोटीन के बनने के अमल को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है।
तो ये अमल होता किस तरह से? ये अमल जो होता है टीआरएनए के जरिए लाए हुए अमीनो एसिड की जो पेप्टाइड बंदिश होती है, इसके जरिए क्या किया जाता है, जंजीर तैयार करने का काम आरआरएनए का होता है। इस दरमियान में क्या होता है कि राइबोसोम जो होते हैं एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक की ट्रिपलेट कोडॉन के फासले पर क्या होते हैं, सरकते जाते हैं, जिसकी वजह से सरकने की वजह से ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, ट्रायंगल मेथड है, वो मैं आपको बताता हूं। इसे याद करने का जो सिंपल तरीका है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को सिंपल सा है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और प्रोटीन से बनता है डीएनए, उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और इस पूरी प्रोसेस को, ठीक है, पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनके बारे में मैं आपको बताना रह गया। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्हें अमीनो एसिड में कोडॉन दरियाफ्त करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इनको ही नहीं, इनके साथ में इनके 2 और क्या थे, साइंटिस्ट थे, तो उन्हें भी क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन इंडिया से सिर्फ यही थे, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसके बाद जो टॉपिक है वो है नौई तब्दीली, म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि हमारा जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होने की वजह से इसके पास में 4 तरह के क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसका नाम है ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायमाइन एंड एडेनाइन। ये 4 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस में मौजूद है। लेकिन क्या होता है कि इन केस वो सीक्वेंस में से क्या हुआ कि एक कोई भी न्यूक्लियस जो है, एक जो कोई न्यूक्लियोटाइड है, वो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, रिमूव हो गया, और उसकी जगह पर अनदर कोई न्यूक्लियोटाइड आ गया, जिससे क्या होगा कि जो उसकी स्पेसीज होगी, जो उसकी नौ होगी, उस नौ में क्या होगी, तब्दीली होगी। समझ में आ रहा है? जैसे हमने देखा होगा ना कि कोई भी इंसान है, उस इंसान का जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कुछ चेंजेस है, तो वो चेंजेस कैसे आता है, वो चेंजेस इस वजह से आता है कि उसका जो जेनेटिक होता है, जो उसका डीएनए होता है, उस डीएनए में इस तरह के जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनका क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। वो जेनेटिक क्या हो जाते हैं, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसके बेसिस में उनमें क्या आती है, नौवीं तब्दीली आती है। जैसे कोई बंदा क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या है, थोड़ी वीक है, तो वो जो उसके पास में न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, वो न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो जाएंगे, मिसमैच हो जाएंगे, या फिर अपनी प्लेस को चेंज कर देंगे और उसकी जगह पर दूसरी तरह का क्या चला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड चला जाएगा। इस तरह से उसमें क्या होगी, नौवीं तब्दीली होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, नौवीं तब्दीली कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये है नौवीं तब्दीली। इसमें आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या होता है कि एक जेनेटिक के चेंज हो जाने की वजह से बहुत सारी चीजें क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे शक्ल का चेंज हो जाना, या बहुत सारी जिनसी जो चीजें हैं वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब आपने देखा होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बहुत सारी क्या होते हैं, फर्क होते हैं, तो वो फर्क इस वजह से होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है उसका नाम है इर्तिका। इर्तिका मतलब है मरहलावार तब्दीली। ये इंसानों की तरक्की के बारे में क्या करता है, हमें बताता है कि ये एक जनरेशन से काफी जनरेशन के बाद क्या इसमें क्या आया, चेंजेस आया, उसे हम क्या कहते हैं, इर्तिका कहते हैं। कुदरती इंतखाब के नजरिए के मुताबिक अगर हम देखें तो कई इम्तियाजी खुसूसियत की वजह से कई नस्लों की तब्दीली से मराहिल के गुजरने के बाद जो नया जानदार वजूद में आता है उसे हम क्या कहते हैं, इर्तिका कहते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है वो काफी लंबा प्रोसेस है, और लंबे प्रोसेस के बाद जो इंसान की खुसूसियत है, वो इंसान की खुसूसियत या जो जानदार है उस खुसूसियत को चेंज करके जो नया जानदार बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इर्तिका कहेंगे। इर्तिका का नजरिया हमें बताता है कि जो जमीन पर इंसान का वजूद है वो कैसे हुआ। तो ये हमें बताता है कि तकरीबन 3.5 अरब साल पहले जमीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था, लेकिन जमीन जो हमारा पानी है, पानी में क्या हुआ, एक बैक्टीरिया का वजूद हुआ। ये बैक्टीरिया के सालमात क्या हुए, और ज्यादा आसपास के इससे मिलजुल कर, मतलब इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, इर्तिका हुआ, और इर्तिका होकर धीरे धीरे करके जो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया से क्या हुआ, पानी वाला एक जानदार पैदा हुआ। फिर उसमें बहुत ज्यादा क्या हुआ, इर्तिका हुआ, इर्तिका होकर अलग अलग जानवर बने, और उस जानवरों से फिर बंदर बना, और बंदर से फिर इंसान बना। ये इर्तिका का क्या है, एक नजरिया है। अगर हम जमीन पर देखें तो जमीन पर एक कल्बी जानदार भी मौजूद है और कसीर कल्बी जानदार भी मौजूद है, और इनमें अलग अलग तरह का क्या पाया जाता है, तनु पाया जाता है। मतलब कि इनमें चेहरे के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, या इनकी जो
चाल ढाल है, पहनावट है, या बहुत सारी चीजें हैं, या इनकी बनावट है, हम कह सकते हैं इन सब बेसिस पर क्या आता है, हमें तनु नजर आता है, मतलब फर्क नजर आता है। तो ये सारे जो जानदार है वो कहीं ना कहीं एर्तिगा के नजरिए के मुताबिक एक जो खलिया था, जो हमारा बैक्टीरिया पैदा हुआ था पानी के अंदर, उसके थ्रू क्या हुए हैं, वजूद में आए हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है बिग बैंग थ्योरी वगैरह, जिससे क्या पता चलता है कि दुनिया किस तरह से वजूद में आई है। आप इसको अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लीजिए, आपको उसके बारे में पता चलेगा। इसके बाद है तारीख के झरोके से। अगर हम देखें तो हर एक मजहब अपने मजहब के मुताबिक क्या कहता है कि इंसान किस तरह से वजूद में आया। हर एक देश में या हर एक मजहब में एक अपनी क्या है काल्पनिक या मजहबी तौर पर क्या किया गया है, बताया गया है कि इंसान किस तरह से पैदा हुआ। तो हर एक रिलीजन में अपने अपने लॉ या अपने अपने सोच के मुताबिक क्या किया गया है, इस चीज को बताया गया है। इसके बाद है इर्तिका का नजरिया। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो जानदार है वो कैसे पैदा हुआ और उससे इंसान कैसे बना, उसमें ये सारी चीजों के बारे में क्या किया गया है, डिटेल में बताया गया है, उसी चीजों को जो मैंने अभी आपको पहले बताया है। इसके बाद है इर्तिका का नजरिया। इसमें हमें बताया गया है कि जो पहला जानदार था समुद्र में पैदा हुआ, और समुद्र में पैदा होने के बाद उसके अंदर क्या हुआ, इर्तिका हुआ। धीरे धीरे डेवलपमेंट होने के बाद कई करोड़ों लाखों सालों के बाद जो है इंसान में वो क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। इस तरह से इंसान क्या हुआ, पैदा हुआ है। इसके बाद जो है इर्तिका का सबूत। हमें पता है कि कुछ अरसे के बाद में क्या होता है, इर्तिका होता है, लेकिन इसका सबूत क्या है। तो पहला सबूत है शक्लियाती सबूत। शक्लियाती सबूत में अगर हम देखें तो जो चेहरे की बनावट है, वो चेहरे की बनावट, नाक नक्शा, या फिर हम देखें तो बॉडी पे हेयर की ग्रोथ, ये सारी चीजें क्या है, डॉग की नस्ल और जो हमारा भेड़िया है उनकी नस्लों में सेम पाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो डॉग है, डॉग से क्या हुआ, भेड़ बना, और भेड़ से जो है भेड़िया बना हुआ है। मतलब जो भेड़िया है वो कहीं ना कहीं डॉग की नस्ल से आया हुआ है। इसी तरह जो पत्ते, पेड़ पौधे या उनकी जो बनावट है, उनकी जो साख्त है, उनकी ही बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो दूसरे फ्रूट्स हैं वो क्या किए हैं, अलग फ्रूट्स में कन्वर्ट हुए हैं। जैसे यहाँ पर आम से पेरू के इसमें क्या बताया है, कन्वर्जन बताया हुआ है। ठीक है। इसके बाद है तशरीही सबूत। तशरीही सबूत मतलब हड्डियों के बेसिस पे सबूत। अगर हम देखें तो चारों यहाँ पर जो डायग्राम दी है, चारों मतलब क्या है, एक तरह से हाथ का क्या है, ढांचा है, लेकिन सबका क्या है, अपना अलग अलग काम है और अपने अलग अलग क्या करते हैं, काम करते हैं। और सारे इसमें क्या है, हड्डियां बनी हुई है, और हड्डियों का जो जोड़ है, जॉइंट है, एक तरह का है, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हड्डियों के बेसिस पे भी क्या है, इर्तिका हुआ है, और ये इसका क्या है, सबूत है। आसारी आजा। अब अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे आज़ा हैं जो पूरी तरह से क्या करते हैं, हमारे बॉडी के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे आज़ा भी हैं जो ना मुकम्मल याफ्ता होते हैं और हमारे बॉडी के लिए काम नहीं करते हैं। जैसे अपेंडिक्स हो गया, दुमे गजा हो गया, अक्ल दाढ़ हो गया, है ना, और कान की कुछ अजलात हो गए। तो ये आज़ा ऐसे आज़ा हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के लिए कोई काम नहीं करते हैं। अब आप बोलेंगे सर आप गलत बोल रहे हैं, हम तो यहाँ पर कान में झुमके वगैरह पहनते हैं, है ना। तो आप जो कान में झुमके पहनते हैं वो आपके बॉडी के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो आपको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए या आपको आपके पैशन की वजह से आप क्या करते हैं, पहनते हैं। ऐसा मैंने आपको पहले ही बोला डेफिनेशन में, ऐसा फेल जो हमारे बॉडी के लिए क्या किया जाए, अमल में लाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, हमारे बॉडी के ऑर्गन है वो। लेकिन जो ना करें, वो ना मुकम्मल याफ्ता हो, उसे हम क्या कहेंगे, आसारी आज़ा कहेंगे। तो ये कुछ आसारी आज़ा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे चीज है जो क्या करते हैं, अलग अलग जानवरों में अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अपेंडिक्स जो होता है वो खाने को पचाने के लिए, आपने देखा होगा कि जो गाय बैल बकरी होते हैं वो बार बार जुगाली करते रहते हैं। वो खाने को क्या करते हैं, खा लेते हैं, खाने के बाद डायरेक्ट जितना आ रहा है सारी चीज को पेट के अंदर आने दो भाई, बस आने दो, ठीक है, खाने दो उनको। और वो खाने के साथ साथ क्या करते हैं, डायरेक्ट अंदर गटक जाते हैं। फिर उसके बाद जब उनके पास टाइम होता है तो वो क्या करते हैं, उस खाने को वापस अपने मुंह में भेजते हैं, और भेज कर क्या करते हैं, उसको बारीक बारीक चबाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, हजम करते हैं। इस तरह से ये क्या काम करता है, अपेंडिक्स काम कर सकता है। दुमे गजा क्या होता है, टेल बोन जिसको बोलते हैं, बंदर वगैरह में क्या होती है, दुम होती है, कुत्ते में दुम होती है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो उनके लिए क्या होती है, मुफीद होती है, फायदेमंद होती है। ये 2 मैंने आपको बताया कि इस तरह से इनके क्या होते हैं, काम होते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको लिखना जरूरी है अगर 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछता है तो।
इसके बाद जो टॉपिक है रकाजी सबूत। रकाजात यानी क्या? रकाजात यानी कि कोई भी जानवर जो किसी कुदरती आफत, सैलाब या किसी वजह से क्या हो गया हो, मर गया हो, और उसके हजारों सालों के बाद वहां पर क्या किया जाए, खुदाई वगैरह किया जाए तो उसके ढांचे वगैरह हमें मिले, तो ये क्या कहलाते हैं? रकाजात कहलाते हैं। ये रकाजात कितने पुराने हैं इसके हम कार्बन डेटिंग के जरिए क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? जब कोई हैवानात या नबातात क्या हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनमें जो कार्बन 12 C12 है, इसका जो मरहला होता है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ C14 ही क्या होता है? बचता है। तो इनके बीच का जो रेशो है, उन रेशो के गैप से हम क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं कि कोई भी जो जानदार है वो जानदार को मरकर कितना टाइम हो चुका है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग कहते हैं। उर्दू में कहते हैं कार्बनी पैमाइशी जमा। ठीक है, क्या कहते हैं उर्दू में? कार्बनी पैमाइशी जमा। जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? इन तमाम जानदारों का पता लगा सकते हैं कि जदीद जानदारों का जो जमाना है, मतलब आज के टाइम में जो जमाने हैं में जो परिंदे हैं वो पस्तानिये और परिंदे पाए जाते हैं। दरमियानी जानदारों के जमाने में रेंगने वाले जानदार क्या थे? ज्यादा थे। कदीम जानदारों के जमाने में जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं वो जानदार क्या थे? ज्यादा थे। और अगर हम देखें तो कदीम जमाने में मछलियां वगैरह या फिर रेंगने वाले जलथलीय मछलियां, फिक्रिये, ये सारे जो जानदार थे वो बहुत ज्यादा पाए जाते थे। और ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था? कार्बन 14 की दरियाफ्त की थी, और इसके ही बेसिस पे क्या किया जाता है? किसी भी जानदार को कितना अरसा हुआ ये मालूम किया जा सकता है। दरमियानी कड़ी का मतलब है कि कुछ जानदारों में क्या होती है? एक दूसरे से कुछ ना कुछ मुतालिक रिलेशन होता है, कोई ना कोई कड़ी होती है, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जानदार उस जानदार की नस्ल से आया हुआ है, जिसे हम दरमियानी कड़ी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि जो ये पेरिपेटस है, ये पेरिपेटस का जो जिस्म होता है, ये जो जिस्म होता है मोटा और नरम जिल्द का होता है, और इसके पिछले पैर होते हैं, जिसकी वजह से बताया गया है कि जो पेरिपेटस होता है वो अनालिडा के जो फैमिली है उस फैमिली से क्या करता है? बिलोंग करता है। इसके साथ साथ जो डकबिल प्लेटिपस है, ये जो है पस्तानियों में मौजूद होता है, क्योंकि ये क्या करता है? अंडे भी देता है, और उसके जो जिस्म है उसके ऊपर क्या है? बहुत सारे बाल मौजूद है, जिसकी वजह से इसे पस्तानिये में क्या किया गया है? शुमार किया गया है। जिसकी वजह से इसका जो इशारा है वो हैवानात के रेंगने वाले जानदारों की तरफ है। मतलब ये जानदार जो है रेंगने वाले जानदारों से कहीं ना कहीं क्या रखता है? कड़ी रखता है। इसके साथ साथ जो लिंग फिश है वो भी क्या करती है? फेफड़ों से क्या करती है? सांस लेती है। चूंकि हैवान पस्तानिये से ताल्लुक रखते हैं, और इसके बावजूद रेंगने वाले हैवानात और जलथलीय हैवानात की मछलियों की जमात में इसका इर्तिका हुआ है। मतलब जो लिंग फिश है वो लिंग फिश फेफड़ों से सांस लेती है, इसकी वजह से ये जलथलीय के जमात से क्या करती है? बिलोंग रखती है। तो जो दरमियानी कड़ी है उसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जो दो जानदार हैं और उनकी जो खासियत है वो एक जैसी होने की वजह से इनमें कोई ना कोई क्या है? कनेक्शन है। इसी को हम क्या कहते हैं? दरमियानी कड़ी कहते हैं। इसके बाद है जीनियाती सबूत। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो डायग्राम में देखने से हमें मालूम चलता है कि जो इनका किसी भी बेबी बनने का जो स्टार्टिंग फेज है, ठीक है, बच्चा बनने का जो स्टार्टिंग फेज है, उस फेज में लगभग जो सभी जेनेटिक है वो क्या है? सेम है। लेकिन इनका जब नशोनुमा होता है, कुछ टाइम होता है, तो टाइम होने के बाद वो अपनी असल सूरत में क्या होने लगते हैं? आने लग जाते हैं। जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि जो इर्तिका हुआ है वो इर्तिका कहीं ना कहीं एक ही चीज से हुआ है, और जाकर फिर ये अलग अलग चीजें क्या हुई है? बनी है। तो ये जीनियातिक सबूत था। यहां तक आपको समझ में आया? ये 6 सबूत आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़कर रखना है। पेपर में अगर आपको आया तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद है डार्विन के कुदरती इंतखाब का नजरिया, जिसके लिए मैंने क्या किया है? एनिमेशन बना के रखा है, जिसको मैं आपको क्या करता हूँ? शो करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी अपील है बेटा कि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मुझे क्या करें? सपोर्ट करें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिल सके। ठीक है, और आपका जो प्यार है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आप को इस चैनल पे से किस तरह से सीखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमेशन। ये है डार्विन। इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे जानदारों को जमा किया था, और उन जानदारों को जमा करके उनका क्या कराया था? इख्तिलात कराया था। इख्तिलात कराने की वजह से इनसे बहुत से नए जानदार पैदा हुए थे, लेकिन वो जानदारों में से वही जानदार जिंदा रह सकते थे जिनमें जिंदा रहने की सलाहियत थी। बाकी के सारे जानदार क्या हो जाते थे? मर जाते थे। ये हमें डार्विन के नजरिए में पढ़ने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
इसके बाद इसमें कुछ खामियां भी थी, लोगों ने इसे एक्सेप्ट तो किया लेकिन इसमें कुछ खामियां थी, जैसे कि सिर्फ कुदरती इंतखाब ही इर्तिका का जिम्मेदार नहीं होता है, मतलब कुदरती तौर पर इंतखाब करना ही जो है इर्तिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये इर्तिका जो है कहीं ना कहीं से हो सकता है। डार्विन ने मुस्तमिल और गैर मुस्तमिल तब्दीलियों की वजाहत नहीं की, मतलब इनमें जो चेंजेस आए वो चेंजेस क्यों आए, कैसे आए, इस चीजों को नहीं बता पाया। और सुस्त रफ्तारी तब्दीली और अचानक तब्दीली का इजहार नहीं किया, मतलब जो तब्दीली हो रही है डायरेक्ट बहुत जल्दी हो जा रही है या बहुत टाइम से हो रही है, ये क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, इन चीजों को इन्होंने नहीं बता पाया। तो ये थे हमारे सर डार्विन, जिन्होंने हमें क्या किया था, डार्विन की थ्योरी के बारे में बताया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद है लिमार्क का नजरिया। लिमार्क के नजरिए को भी हम क्या करते हैं, एनिमेशन के साथ में देखते हैं। लिमार्क का नजरिया, इसमें इन्होंने बताया कि कोई जानदार में या तो अच्छी सलाहियत या सुस्ती की वजह से क्या होती है, तब्दीली आती है। जैसे मुर्गी के परों में क्या थी, बेजानी हो गई थी, वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। बतख तैरने की वजह से उड़ नहीं पाती थी। जो जिराफ था, हरे पत्ते खाने की वजह से उसकी जो गर्दन थी वो क्या हो गई थी, लंबी हो गई थी। इस तरह से इन्होंने बताया था हमें लिमार्क थ्योरी के बारे में। तो लिमार्क ने हमें यही बताया कि किसी भी सुस्ती या काहली की वजह से क्या होता है कि जानदारों में उनके जो अज्जा होते हैं या तो वो कमजोर हो जाते हैं या तो उनमें क्या आता है, कोई चेंजेस आता है। ठीक है, जिसमें हमने अभी एनिमेशन में सारा वीडियो को देखा और वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्पेसिएशन, जमात का ज़हूर। हर एक जमाने में अलग अलग तरह के जमात के क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, जैसे हैवानात, नबातात, और ये डिपेंड करता है वहाँ की ज्योग्राफी के ऊपर कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, या वहाँ का जो नबातात है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो चरिंद परिंदे हैं, वो किस तरह के हैं। जिस तरह की वहाँ का क्या होगा, ज्योग्राफी होगा, उसके बिना पर वहाँ पर क्या पाए जाएंगे, नबातात, हैवानात, परिंदे, चरिंदे, इंसान पाए जाते हैं। लेकिन अगर उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आता है, तो ये क्या कहलाता है, स्पेसिएशन कहलाता है, जमात का ज़हूर कहलाता है। इंसानी इर्तिका, ह्यूमन इवोल्यूशन, आपने इसमें देखा ही होगा कि बहुत सारे जमाने से पहले क्या था, इंसान जब पैदा हुआ तो वो गारों में रहता था। गारों में रहने के साथ साथ वो क्या हुआ, अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता रहा। पत्तों को कपड़े बनाकर क्या करता था, पहनता था, आग जलाता था। तो ये अलग अलग तरह की क्या थी, उनके अंदर खासियत थी। इसमें जो नेंदरथल नाम का इंसान था, वो जो सबसे ज्यादा क्या था, सबसे ज्यादा क्या था, जहीन इंसान था, जो नेंदरथल था। क्या नाम था उसका, नेंदरथल नाम था, ये यहाँ पर है, इसका नाम नेंडरथल था। ये सबसे ज्यादा क्या था, होशियार और चालाक इंसान था इंसानों की जमात में। ठीक है, और ये जो है इंसानों का क्या बताया गया है, ज़हूर बताया गया है, स्पेसिएशन बताया गया है कि किस सालों की तरह कितने कितने सालों में क्या हुआ है, इंसानों में चेंजेस आया है। जिसमें जो ये नेंडरथल नाम की जो नस्ल है, ये नस्ल 15,000 1,50,000 साल पहले वजूद में आई थी। और उसमें जो नेंडरथल नाम का इंसान था वो क्या था, सबसे ज्यादा ज़हीन था। ये चीज को याद रखना। और ये पूरा क्या है, एक थ्योरी बेस्ड है, तो उसे आप क्या करो, एक बार पढ़ लो ताकि आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। आई होप बेटा आपको ये लेसन बहुत इजी वे में समझ में आया होगा, और मैंने कोशिश भी यही किया कि आपको जितने आसानी से समझा सकूं समझाने की कोशिश किया, एनिमेशन वगैरह भी बनाने की कोशिश की। तो आपके लिए बेटा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी क्या करें, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में, ताकि इससे आपके फ्रेंड्स का भी क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, और साथ साथ में ये चैनल भी थोड़ा ग्रो हो सके। और लास्ट का टॉपिक मैंने जो थ्योरी बेस पे था उसको आपको करने के लिए बोला है, ताकि आप एक बार तो भी कम से कम पढ़ लेना, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और इसी तरह मैं क्या करूंगा कि बाकी के जो लेसन है उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको बहुत इजी वे में समझ में आए, क्वेश्चन आंसर आपको रट्टाफाई नहीं करना पड़े, आप यहां से समझ कर क्या करें, आंसर लिख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।